हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। अपने इस चैनल पर हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें आज का जो सेशन है वो संस्कृत पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। आज के वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर्स के संस्कृत पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें संस्कृत पेडागोजी से सीटेट में 30 प्रश्न आते हैं। इन 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न जो हैं वो पेडागोजी से आते हैं और 15 प्रश्न जो हैं वो गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पे आधारित होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि शिक्षक सेव फलस्य चित्रम दर्शयित्वा छात्राणां निर्दिशित यत् कानिचन वाक्यानि वदन्तु तर्हि केन कौशलेन संबंधित आसीत्। इसका अर्थ है कि यदि शिक्षक सेव फल का यानी कि सेव का चित्र बना रहे हैं और छात्रों से उस पर कुछ वाक्य बोलने के लिए कह रहे हैं, तो शिक्षक जो है वो किस प्रकार के कौशल से संबंधित प्रश्न करा रहे हैं। ऑप्शन है लेखन कौशल, मौखिक कौशल, वाचन कौशल या फिर श्रवण कौशल। तो सेव का जो चित्र बनाकर और शिक्षक उससे जुड़े हुए कुछ शब्द छात्रों से बोलने के लिए बोल रहे हैं, तो वह मौखिक कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, छात्रों के मौखिक कौशल की जांच कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषयगत कठिनानां ज्ञानम कथम भवति। विषयगत कठिनाइयों का ज्ञान हमें किस प्रकार से होता है। ऑप्शन है मूल्यांकन द्वारा, भाषण द्वारा, श्लोक गायन द्वारा या परस्पर संभाषण द्वारा। तो हमारा जो विषयगत कठिनाइयों का ज्ञान होता है यह मूल्यांकन विधि द्वारा हमारा जांच होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकः कक्षायां कम आश्रित पाठयति। तो शिक्षक कक्षा में किन आश्रित मतलब किन चीज़ों पर आश्रित होते हैं। ऑप्शन है सुधाखंड, पाठ्य पुस्तकम, श्यामपट्टः या फिर सर्वम। सर्वम का अर्थ है सभी। तो शिक्षक जो है इन सभी चीज़ों का पर आश्रित होता है कक्षा में। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण से सफलता मुख्यतः आधारित अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर आधारित है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है बालका नाम सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बालकों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, बालका नाम भाषागत त्रुटि नाम सूची निर्माण से उपरि यानी कि बालकों के भाषागत त्रुटियों के सूची निर्माण पर, समस्या नाम ज्ञान से उपरि समस्या के ज्ञान के स्तर पर, या फिर समस्या नाम कारण से सम्यक रीत्या ज्ञानम उपरि। इसका अर्थ है कि समस्याओं का कारण पता करने के लिए कि कहाँ पर रिक्ति है, कहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, इसका ज्ञान करने के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग हम लोग किस पर करते हैं, तो समस्या नाम कारण से सम्यक रीत्या ज्ञानम उपरि, यानी कि हमारे शिक्षण में कहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है और उसकी पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न है, मौखिक परीक्षा या भेदः अस्ति। मौखिक परीक्षा का भेद है, तो इनमें से कौन सा मौखिक परीक्षा का भेद है। ऑप्शन है शास्त्रार्थ परीक्षा, लघुत्तरीय परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या फिर निबंधात्मक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा का भेद जो है वो शास्त्रार्थ परीक्षा है, यानी कि परस्पर बातचीत के द्वारा हम मौखिक परीक्षा करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृत भाषा शिक्षणे शैक्षिक उपचार से प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत भाषा के शिक्षण में शैक्षिक उपचार यानी कि उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो बालका नाम सम्यक आचरण से विकासरणम, यानी बालकों के सम्यक आचरण के विकास के लिए, शैक्षिक समस्या दोषाणाम च निवारणम, शिक्षण से संबंधित दोषों के निवारण के लिए, बालका नाम अशुद्धिराकरणम, बालकों की अशुद्धियों का निराकरण करने के लिए, या उपर्युक्त सेसु न कमपि, यानी उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संस्कृत भाषा शिक्षण के उपचार का मुख्य उद्देश्य है कि बालकों के समस्यात्मक दोषों का निवारण करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगला प्रश्न है, निवेश इनपुट ग्राम्य भवितुम अर्हति। निवेश का ग्रहण किस प्रकार से हो सकता है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, यदि सक्रिय निस्यन्दकम अप्रभावी अस्ति तथा प्रवृत्ति स्वीकारकः अस्ति तथा प्रेरणा सुदृढ़ा अस्ति। दूसरा है, यदि निषेधात्मक निस्यन्दकः अप्रभावी अस्ति एवं प्रवृत्ति स्वीकारकः अस्ति तथा प्रेरणा सुदृढ़ा अस्ति। तीसरा है, यदि छात्र पठने तथा श्रवणे रुचि ग्रहणति, या फिर चौथा, यदि छात्र शब्द रूपम अवगच्छति तथा तस्य अर्थम ग्रहीतुम प्राप्यते। तो निवेश यानी कि इनपुट का ग्रहण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ राइट ऑप्शन ए होगा। यदि छात्र सक्रिय रूप से सीखने की प्रवृत्ति में प्रभावी होते हैं तथा यह प्रवृत्ति स्वीकार्य है एवं प्रेरणा को सुदृढ़ करती है। इसके कुछ एक्सप्लेन भी देख लेते हैं दोस्तों।
निवेश ग्रहण तभी हो सकता है यदि व्यक्ति सीखने के लिए सक्रिय है किंतु कम प्रभावी है तथा यह प्रवृत्ति स्वीकार्य है और प्रेरणा को सुदृढ़ करती है, अर्थात उसकी सक्रियता उसके कम प्रभावी होते हुए भी उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है और यह प्रवृत्ति स्वीकार्य है। भाषा के अधिग्रहण के लिए निवेश इनपुट महत्वपूर्ण है और आवश्यक घटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभाषा यानी कि डायलेक्ट विषये किम कथनम सत्यम नास्ति। उपभाषा यानी कि डायलेक्ट कथन के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है उपभाषा कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषताम् अस्ति, उपभाषा कस्यापि सामाजिकस्य व्यावसायिकस्य वा समूहस्य भाषा विशेषता अस्ति, उपभाषा मुख्य भाषायाः एव भाग अस्ति, नवीनं भाषा नास्ति, उपभाषा तस्य एव भाषा परिवारस्य नवीन भाषा अस्ति। तो उपभाषा का यहाँ पूछ रहा है कि उपभाषा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उपभाषा कस्यापि क्षेत्रस्य भाषा विशेषता अस्ति। यहाँ उपभाषा बोल रहा है कि उपभाषा किसी क्षेत्र की भाषा विशेषता होती है। दूसरा है उपभाषा किसी सामाजिक व्यावसायिक व समूह भाषा की विशेषता होती है, तो ये दोनों तो ऑप्शन सही है। तीसरा है उपभाषा मुख्य भाषा एवं का एक भाग है, नवीन भाषा का नहीं, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन जो दे रहा है उपभाषा तस्याः एवं भाषा परिवारस्य नवीना भाषा अस्ति, ये गलत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है यहाँ पर। इसके एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। इसका अर्थ है कि उपभाषा उस भाषा परिवार की एक नई भाषा है, यह कथन असत्य है। जबकि उपभाषा किसी क्षेत्र की भाषाई विशेषता होती है। उपभाषा किसी भी सामाजिक व्यावसायिक व समूह की भाषाई विशेषता है, यह मुख्य भाषा का हिस्सा है और कोई नई भाषा नहीं है, ये कथन सही है। किसी क्षेत्र की भाषा के प्रकारों को उपभाषा कहा जाता है, जैसे कि ब्रज भाषा, हरियाणवी, मारवाड़ी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है। सप्तमी कक्षा या अध्यापिका छात्राणां भाषाम अध्यापितुं निम्नलिखित कार्य करोति, यानी कि 7वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों के भाषा शिक्षण के लिए निम्नलिखित कार्य करती है। पेटिकां स्वफलात् फलकात् गृहीत्वा मां देहि, शीघ्रं भीति प्रतिधावित्वा एनाम् अस्पृश्य। भाषा अध्यापनस्य अयं विधि किम कथयत्। भाषा अध्यापन की विधि कौन सी विधि है? यानी कि 7वीं कक्षा की जो शिक्षिका हैं वो भाषा अध्यापन के लिए कौन सी कार्य दे रही है? बच्चों को कह रही हैं कि पेटी से फल लाकर देने की क्रिया करा रही हैं तथा जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ो और उसे छुओ, इस प्रकार की क्रिया करा रही हैं। शीघ्रम भीति प्रति धावित्वा एनाम अस्पृश्य का अर्थ है कि जल्दी से दीवार की तरफ दौड़ो और उसे छुओ। तो इसमें से शिक्षिका जो है कौन सी कार्य करा रही हैं अध्यापन का? ऑप्शन है पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, परामर्शकम यानी कि सजेस्टोपीडिया, संप्रेषणात्मक पद्धति या फिर निर्माणकता कंस्ट्रक्टिविज्म करा रही है। तो यहाँ जो शिक्षिका है वो पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया करा रही हैं, यानी कि भाषा शिक्षण की इस विधि में शारीरिक प्रक्रिया विधि कहते हैं। शारीरिक प्रक्रिया का निर्माण कर रही हैं क्योंकि बच्चों को पेटिका से फल लाना कर देने के लिए कर रही हैं और दौड़कर दीवार को छूने की बात कहा जा रहा है। तो शारीरिक प्रक्रिया यानी कि बच्चों की शारीरिक शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। अगला प्रश्न है। प्रतीक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रतीक भाषा संदर्भ किम कथम सत्यम। प्रतीक भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है प्रतीक भाषायाः व्याकरणं भवति, प्रतीक भाषा व्याकरण भाषा है। प्रतीक भाषायां व्याकरणं न भवति, प्रतीक भाषा जो है वो व्याकरण नहीं है। तीसरा है प्रतीक भाषायां संकेत समूह भवति, यानी कि संकेत भाषा है। और प्रतीक भाषा स्वाभाविकी न भवति, यानी कि प्रतीक भाषा जो है वो स्वाभाविक भाषा नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो सही है साइन लैंग्वेज के विषय में, वो ऑप्शन नंबर 1 है। प्रतीक भाषा या व्याकरणं भवति, प्रतीक भाषा जो है वो व्याकरण भाषा है। अगला प्रश्न दे रहा है। सामाजिक उपभाषा अस्ति, सामाजिक उपभाषा कौन सी है? ऑप्शन है कस्मिंश्चित् राज्ये देशे वा मुख्य भाषा उपभाषा, किसी देश या राज्य की मुख्य भाषा जो है वो उपभाषा होती है। कस्यचित् क्षेत्रस्य अथवा समाजस्य भाषा यस्या लिपि वर्तते, किसी क्षेत्र अथवा समाज की भाषा वहाँ की लिपि होती है। कश्चित् क्षेत्र से लिखित भाषा या साहित्य वा विशेषता, किसी क्षेत्र विशेष की लिखित या वहाँ की साहित्यिक विशेषता होती है। या फिर भाषा अंतर्गते कस्यामपि समुदायस्य अथवा समूहस्य भाषायाः विशेषता। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। सामाजिक भाषा जो होती है किसी क्षेत्र अंतर्गत के समूह की भाषा की विशेषता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होता है यहाँ। अगला प्रश्न है। प्रतीक भाषा या संदर्भम निम्नलिखितेषु किम कथम सत्यम नास्ति, प्रतीक भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है प्रतीक भाषा स्वाभाविक भाषा अस्ति, प्रतीक भाषा जो है वो स्वाभाविक भाषा है। दूसरा है प्रतीक भाषायां व्याकरणं भवति, प्रतीक भाषा व्याकरण भाषा होती है। तीसरा है प्रतीक भाषायाः व्याकरणं नास्ति, प्रतीक भाषा जो है वो व्याकरण नहीं है। या फिर
चौथा है प्रतीक भाषा या प्रकाराः भवन्ति। प्रतीक भाषा के कई प्रकार हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यहाँ जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है, प्रतीक भाषा या व्याकरणम नास्ति, यानी कि प्रतीक भाषा जो है वो व्याकरण नहीं होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होता है। बाकी 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षायाः अवधारणा नास्ति। भाषा शिक्षण की अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है अवबोध निवेश, अवबोध निवेश है, भाषा शिक्षण से कार्यम, भाषा शिक्षण कार्य है, उपवेश उपकाराणी यानी कि प्रतिपुष्टि, इनमें से कौन सा जो है भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, उपवेश उपकरणानी, यानी कि निवेश उपकरण भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। बाकी अवबोध निवेश भाषा शिक्षण के कार्य और फिर प्रतिपुष्टि भाषा शिक्षण की मुख्य अवधारणा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही होता है। अगला प्रश्न है भाषा अधिग्रहणम अस्ति। भाषा अधिग्रहण है। ऑप्शन है सचेतनम एवं सप्रयासम। सचेतन और सप्रयास है। स्वाभाविक तथा अवचेतनम, स्वाभाविक और अवचेतन की स्थिति है। स्वाभाविक व सप्रयासम, स्वाभाविक तथा प्रयास की क्रिया है। या फिर भाषा प्रक्रिया, भाषा की प्रक्रिया है। तो यहाँ भाषा जो है अधिग्रहण है वो स्वाभाविक व अवचेतन की प्रक्रिया है। इसलिए 3 सही होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपादयति यत्। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका प्रतिपादन करती है? ऑप्शन है सर्वासां भाषाणां कृते विषय शिक्षणस्य च मातृभाषा अनिवार्य अस्ति, यानी कि सभी भाषा के विषय शिक्षण में मातृभाषा अनिवार्य है। आधारभूत स्तरात् विद्यालय शिक्षणार्थम आंग्ल भाषायां, यानी कि आधारभूत भाषा शिक्षण में आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया गया है। या फिर त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत वैदेशिकी भाषायाम अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत किसी एक विदेशी भाषा का अध्ययन। या फिर त्रिभाषा सूत्र अंतर्गत प्राचीन सांस्कृतिक भाषा या अध्ययन, या फिर त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्राचीन सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो प्रतिपादन करती है कि सभी भाषाओं का शिक्षण मातृभाषा में करना अनिवार्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है हमारा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। संस्कृत पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्न पसंद आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।